नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की तरफ से आरएस के लिए जो इंडियन पॉलिटी की जो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम अपनी अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। पीछे की जो क्लासें हैं उनमें हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, उसमें हम फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे। इस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक पढ़ लिए थे। अर्थात यहाँ तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा आर्टिकल 31। जो आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार का हमारा जो मूलभूत संविधान था, उस मूलभूत संविधान के अंदर इसका स्वरूप किस प्रकार का था। इसके अलावा वर्तमान समय में इसका स्वरूप किस प्रकार का है। इसके साथ में हम क्या देखने वाले हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार की जो परिवर्तित भूमिका है, अर्थात ये हुआ कि आज़ादी से लेके वर्तमान समय तक जो संपत्ति का अधिकार है, इसका स्वरूप किस प्रकार से बदला है, उसके बारे में भी जानेंगे। इस बदलती भी कहानी में, अर्थात जब संपत्ति के अधिकार की कहानी बदली, संपत्ति के अधिकार का स्वरूप बदला, तो उसमें संसद द्वारा कौन कौन से संशोधन किए गए और उन जो संशोधन किए गए उनको किस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें चुनौती दी गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से महत्वपूर्ण जजमेंट दिए संपत्ति के अधिकार के संबंध में, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो साथियों, अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग लिखा हुआ है साथियों, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर हमें राइट टू प्रॉपर्टी को पढ़ना है तो हम सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये संपत्ति शब्द का क्या तात्पर्य होता है। संपत्ति क्या है? संपत्ति क्या हो सकता है? आपके पास में जो पैसा है वो आपकी संपत्ति हो सकती है। आपके पास में अगर जमीन है वो आपकी संपत्ति हो सकती है। अगर आपके पास में गोल्ड है वो आपकी क्या हो सकती है? संपत्ति हो सकती है। अगर आपके पास में मकान है वो क्या हो सकती है? आपकी संपत्ति हो सकती है। आपका शरीर भी आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। आपकी जो बुद्धि है वो भी आपके लिए क्या हो सकती है? सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। इसके साथ में क्या हो सकती है? अगर आपके पास में किसी प्रकार की निजी कंपनी है, अगर आपके पास में किसी प्रकार का निजी बैंक है, तो वो क्या हो सकता है? आपके लिए संपत्ति हो सकती है। तो जो संपत्ति का स्वरूप है, उस संपत्ति के स्वरूप को हम चल एवं अचल संपत्ति के रूप में क्या कर सकते हैं साथियों? डिवाइड कर सकते हैं। चल संपत्तियां वो होती है जिसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है, जैसे पैसा हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो चल संपत्तियों में आ जाएगा। इसके अलावा जो अचल संपत्तियां हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो आपका मकान है, जो आपकी जमीन है, वो किसके अंदर आ जाएगी? अचल संपत्ति के अंदर आ जाएगी। तो ये तो हुआ संपत्ति। और संपत्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर संपत्ति को किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, संपत्ति को क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ये क्या प्रदान करती है? हमें रिटर्न प्रोवाइड करती है, हमें लाभांश प्रोवाइड करती है। अब देखो, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो संपत्ति है, इस संपत्ति पर विभिन्न लोगों का क्या दृष्टिकोण है, विभिन्न विचारधाराओं का क्या दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है देखने का नजरिया। जिस प्रकार से हो सकता है कि मेरे बारे में आप सभी लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है कि आप कलाम कोचिंग के बारे में भी आप सभी लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। उसी प्रकार से जो संपत्ति का अधिकार है या जो संपत्ति है, उस संपत्ति को देखने में भी सभी लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। हम ये जानते हैं कि वो अलग अलग दृष्टिकोण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो उदारवादी विचारधारा है, वो उदारवादी विचारधारा संपत्ति के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है। उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति का मालिक कौन है? व्यक्ति है। संपत्ति का मालिक कौन है? व्यक्ति है। और जो संपत्ति है, वो संपत्ति क्या दर्शाती है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार को बताती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विस्तार को बताती है। अर्थात अगर आपको किसी के व्यक्तित्व को देखना है तो आप क्या करो, उसके पास में जो संपत्ति है उस संपत्ति को देख लो, तो आप उसके व्यक्तित्व को समझ जाओगे। अगर आपको अंबानी के व्यक्तित्व को समझना है, आपको अडानी के व्यक्तित्व को समझना है, आपको रतन टाटा के व्यक्तित्व को समझना है, तो आप क्या करो, उनके पास में जो संपत्ति है उसको देख लो, तो आप क्या जान जाओगे? उनके व्यक्तित्व को जान जाओगे। ऐसा कौन मानते हैं? जो उदारवादी हैं वो मानते हैं। इसके अलावा उदारवादी ये मानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास में
व्यक्ति के पास में संपत्ति है तो वो संपत्ति क्या है, उसकी क्षमताओं का परिणाम है। वो संपत्ति क्या है, उसकी योग्यताओं का परिणाम है। अगर देश के अंदर जो भी अमीर लोग हैं उनके पास में संपत्ति इतनी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, योग्य है, वो व्यक्ति क्या है, क्षमतावान है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं साथियों उदारवादी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मार्क्सवादियों का संपत्ति के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण है, जो मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव के जो लोग होते हैं वो संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार से देखते हैं। मार्क्सवादी ये लोग मानते हैं संपत्ति क्या है, शोषण का परिणाम है। संपत्ति क्या है साथियों, शोषण का परिणाम है। ये मानते हैं अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन लोगों ने जरूर क्या किया होगा, किसानों का, मजदूरों का, समाज के कमजोर वर्गों का क्या किया होगा, शोषण किया होगा। तो मार्क्सवादियों के अनुसार यदि अंबानी के पास, अडानी के पास, टाटा के पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति क्यों है? क्योंकि उन्होंने जरूर क्या किया होगा, मजदूरों का शोषण किया होगा, समाज के कमजोर वर्गों का शोषण किया होगा। ऐसा किनका मानना है? मार्क्सवादियों का मानना है। उसके बाद में अगर हम बात करें समाजवादी, अगर उसके बाद में करें जो समाजवादी लोग होते हैं, समाजवादी क्या मानते हैं? समाजवादी ये मानते हैं कि जो संपत्ति है उस संपत्ति का मालिक कौन है? वो संपत्ति का मालिक है समुदाय, उस संपत्ति का मालिक है कम्युनिटी। जबकि उदारवादियों के अनुसार संपत्ति का मालिक कौन था साथियों? व्यक्ति था। और समाजवादियों के अनुसार जो संपत्ति है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक है समुदाय। और ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस संपत्ति का उद्देश्य होना चाहिए समुदाय की भलाई करना। प्रॉपर्टी की सहायता से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समुदाय को क्या करना चाहिए? जो कॉमन गुड है या समुदाय की भलाई को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम गांधी जी की बात करें या गांधीवाद की बात करें कि गांधीवाद का संपत्ति के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो गांधी जी क्या मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जो संपत्ति है उस संपत्ति का मालिक कौन है? उस संपत्ति का मालिक है ईश्वर। संपत्ति का मालिक कौन है? ईश्वर है। हम तो केवल उसके क्या है, ट्रस्टी मात्र है। हम तो केवल उसके ट्रस्टी मात्र है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो वो संपत्ति है किसकी? वो ईश्वर की है। हम केवल उसके रखवाले हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी आवश्यकता की जितनी संपत्ति है उतना तो प्रयोग कर लेना चाहिए और बाकी संपत्ति को क्या कर देना चाहिए साथियों? समुदाय की भलाई के लिए संपत्ति को दान कर देना चाहिए, या उस संपत्ति को क्या किसके लिए प्रयोग में कर लेना चाहिए? सर्वोदय के लिए प्रयोग में कर लेना चाहिए। ऐसा किनका मानना था? संपत्ति के बारे में गांधी जी का मानना था। अब देखो साथियों, अब हम ये देखेंगे तो ये तो हमने समझा संपत्ति पर जो दृष्टिकोण है, उदारवादियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, समाजवादियों का दृष्टिकोण और गांधी जी का दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण हमारे लिए इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम अभी इसी चैप्टर के अंदर हम जब देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में विवाद क्यों उत्पन्न हुए, तो ये विवाद उत्पन्न होते हैं इन्हीं विचारधाराओं के संघर्ष के कारण। इसीलिए हमें इस पर्सपेक्टिव को जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में है साथियों संपत्ति के अधिकार की परिवर्तित भूमिका। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा मूलभूत संविधान था, उस मूलभूत संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो किस प्रकार का अधिकार था? एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में था, एक मौलिक अधिकार के रूप में था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ये संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार बन गया है? एक लीगल राइट बन गया है, एक विधिक अधिकार बन गया है। तो हम ये जानेंगे कि इस परिवर्तित यात्रा में, संपत्ति की इस परिवर्तित यात्रा के अंदर संसद द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं संपत्ति के अधिकार के संबंध में, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए जाते हैं उनके बारे में साथियों हम जानेंगे। उसके बाद में क्या है कि संपत्ति के अधिकार की परिवर्तित भूमिका के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अपितु किस प्रकार का अधिकार बन गया? विधिक अधिकार बन गया। उसके बावजूद भी हमें इनको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में संपत्ति के अधिकार को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है साथियों क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार न केवल आर्टिकल 31 के रूप में इंपॉर्टेंट है,
अपितु क्या है साथियों, जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर और जो डीपीएसपी इसके बीच में जो विवाद पढ़ते हैं वहाँ पे भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जब हम संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ते हैं तो संविधान संशोधन के चैप्टर में भी संपत्ति के अधिकार के जो प्रोविज़न हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो मूलभूत ढांचा है, उस मूलभूत ढांचे की जो विकास यात्रा को समझते हैं, उस विकास यात्रा को समझने के दौरान भी हमें इसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज लेना पड़ता है। इसके अलावा जब हम क्या देखते हैं, विधायिका एवं न्यायपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच में जब हम संघर्ष की कहानी को जानते हैं तभी भी हमें क्या करना पड़ता है, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हम जब लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, जो संपत्ति का अधिकार है उसके जो प्रोविज़न है उनका प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब देखो साथियों, अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मूलभूत संविधान था उस मूलभूत संविधान में संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन थे। जब हमारा मूलभूत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के संबंध में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान थे उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका जो सब क्लोज एफ है, इसमें क्या लिखा था, इसमें यह लिखा था कि सभी नागरिकों को संपत्ति के अर्जन करने और विक्रय करने की क्या होगी साथियों, स्वतंत्रता होगी या उनका अधिकार होगा। आर्टिकल जो 19 है उसमें क्या लिखा था कि सभी नागरिकों को क्या होगा, संपत्ति को अर्जन करने का और संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि नागरिक क्या कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान बेच सकते हैं। नागरिक क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं। नागरिक क्या कर सकते हैं साथियों, कोई भी निजी कंपनी खरीद सकते हैं और निजी कंपनी को बेच सकते हैं। ऐसा प्रोविजन कहाँ पे था, आर्टिकल 19 में था। उसके अलावा जो आर्टिकल 31 है उसमें क्या संपत्ति के अधिकार के संबंध में प्रोविजन थे, उनको भी देखते हैं। इनमें जो क्लोज फर्स्ट है उस क्लोज फर्स्ट में ये लिखा था कि व्यक्तियों को जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये तो लिखा था साथियों इसके आर्टिकल जो 31 है उसके क्लोज फर्स्ट में। और आर्टिकल 31 के क्लोज 2 में क्या लिखा था, इस क्लोज 2 में यह लिखा था कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य पब्लिक पर्पज के लिए, राज्य सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है। जब ये एक्विजिशन करेगा तो उसके बदले में राज्य क्या करेगा, मुआवजा प्रदान करेगा या कंपनसेशन देगा। अब देखो इन प्रोविजनों को समझते हैं। आर्टिकल जो 31 है उस 31 के क्लोज फर्स्ट में ये लिखा है कि व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात व्यक्तियों के पास में जो संपत्ति है उस संपत्ति को विधि के द्वारा ही उनसे उस संपत्ति को छीना जा सकता है। क्यों विधि के द्वारा ही क्यों छीना जा सकता है, देश में किस प्रकार का शासन है, देश में विधि का शासन है। कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से या अपनी स्वेच्छाकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। ये तो बोल रहा है क्लोज फर्स्ट। उसके बाद में क्लोज 2 क्या बोल रहा है कि जब उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, विधि के प्राधिकार के द्वारा उनसे संपत्ति ली जाएगी, तो संपत्ति लेने का पर्पज क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, वो उद्देश्य होगा पब्लिक इंटरेस्ट। वो क्या उद्देश्य होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनसे संपत्ति ली जा सकती है, निजी हितों के लिए नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट जैसे सरकार को क्या बनाना है, सरकार को सड़क बनाना है, सरकार को हॉस्पिटल बनाना है, सरकार को स्कूल बनाना है,
तो उस कंडीशन में संपत्ति ली जा सकती है, निजी हित के लिए नहीं। अगर नेता लोगों को अपना कोई निजी आवास बनाना है तो उसके लिए संपत्ति नहीं ली जा सकती है। तो पहला तो यह है कि किस पर्पज के लिए ली जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किस पर्पज के लिए ली जाएगी साथियों, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ली जाएगी। लेकिन कंडीशन है, अगर संपत्ति ली जा रही है तो संपत्ति के बदले में उनको क्या करना होगा साथियों, मुआवजा देना होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो कंपनसेशन है या जो क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति में क्या होता है साथियों, अगर किसी से 10 करोड़ रुपए की जमीन ली गई है तो उसको 10 करोड़ का मुआवजा प्रदान करना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति में यह होता है कि आपका जितना नुकसान हुआ है उतने नुकसान की राज्य द्वारा भरपाई की जाएगी। तो ये जो प्रोविजन थे, ये प्रोविजन क्या थे साथियों, हमारा जो मूलभूत संविधान था उसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित ये प्रोविजन इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में। अब ये ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल 19 में जो था वो वहां पे ये अधिकार किनको प्राप्त था, नागरिकों को, जबकि जो आर्टिकल 31 है वहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है, व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है। अब देखते हैं, अब जब इस प्रकार के प्रोविजन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संपत्ति के अधिकार के प्रोविजन थे, तो फिर ये विवादों का कारण क्यों बना, संपत्ति का अधिकार विवादों का कारण क्यों बना, संपत्ति का अधिकार आजादी के बाद में विवादों का कारण क्यों बना, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, जो विवादों में कारण बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों, संपत्ति का अधिकार विवादों का कारण क्यों बना। अब देखो, जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, उस भाग 4 में किससे संबंधित प्रोविजन है, डीपीएसपी से संबंधित प्रोविजन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व है क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है शासन के मूलभूत तत्व, शासन के मूलभूत तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। जो राज्य है भारत में, जो राज्य के अंदर आप कौन कौन शामिल है आप सभी को पता है, उस राज्य के जो शासन करेगा उस शासन के जो मूलभूत तत्व है, वो मूलभूत तत्व कहाँ पे उल्लेखित किए गए हैं, भाग 4 में उल्लेखित किए गए हैं। अब राज्य क्या करेगा, इन शासन के मूलभूत तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या बनाएगा, विधि बनाएगा। क्या बनाएगा, विधि बनाएगा, और विधि बनाकर इनको क्या करेगा, क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा, इंप्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेगा। अब इन्हीं जो डीपीएसपी का चैप्टर है, इसी डीपीएसपी के चैप्टर में 2 जो आर्टिकल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो है आर्टिकल 39 का क्लोज बी और आर्टिकल 39 का क्लोज सी। अब देखो इसमें क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं, इसमें जो आर्टिकल 39 बी है इसके अंदर प्रोविजन ये लिखा है कि देश के जो भौतिक संसाधन हैं, देश के जो फिजिकल रिसोर्सेज है, इन संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि क्या किया जा सके, समुदाय की भलाई या सामूहिक हित, ताकि क्या समुदाय की भलाई की जा सके या सामूहिक हित की पूर्ति की जा सके या कॉमन गुड किया जा सके। क्या लिखा है बी के अंदर, इस बी वाले क्लोज में लिखा है कि जो देश के अंदर जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन फिजिकल रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि राज्य क्या कर सके, कॉमन गुड की प्राप्ति कर सके, सामुदायिक भलाई को सुनिश्चित कर सके, सामूहिक भलाई को सुनिश्चित कर सके। ये प्रोविजन तो बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है। लेकिन सी में क्या लिखा है कि जो हमारे देश है उस देश की अर्थव्यवस्था का संचालन ऑपरेटिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि जो धन यानी देश के अंदर जो मनी है और उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या ना हो, लाभकारी हाथों में केंद्रित ना हो। इस प्रकार लाभकारी हाथों में केंद्रित नहीं हो, इसका तात्पर्य ये हुआ इनका क्या किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन की बजाय जो उत्पादन के साधन है और जो धन है उनका क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। ये लिखा हुआ है क्लोज सी में। अब देखो,
अब हम अगर इन जो प्रोविज़न है इन प्रोविज़नों को देखते हैं तो जो ये भाग 4 के अंदर जो डीपीएसपी के अंदर जो संपत्ति के अधिकार से के संबंध में जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं वो प्रोविज़न क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोविज़न तो ये बोल रहा है कि हम देश के अंदर जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन फिजिकल रिसोर्सेज की सहायता से क्या करेंगे, सामूहिक हित की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, कॉमन गुड को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। जो सी वाला प्रोविजन है वो सी वाला प्रोविजन ये बोल रहा है कि जो धन है, जो उत्पादन के साधन है, उनका क्या नहीं होना चाहिए, सेकेंद्रण नहीं होना चाहिए, अपितु अब उनका क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात देश के अंदर जो संसाधन है वो सभी लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, बटे हुए होना चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने जो संपत्ति का अधिकार बताया और उस संपत्ति के अधिकार के बारे में जो मैंने पर्सपेक्टिव बताया, तो मैंने कहा कि समाजवादी लोग क्या मानते हैं कि जो संसाधन है उन संसाधनों पर स्वामित्व किनका होगा, समुदाय का होगा। किनका होगा, समुदाय का होगा। और उस संपत्ति की सहायता से, उस भौतिक संसाधनों की सहायता से क्या की जाएगी, समुदाय की भलाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये प्रोविजन क्या बोल रहे हैं कि सामूहिक हित या सामुदायिक भलाई को सुनिश्चित किया जाएगा और संसाधनों का क्या किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो ये प्रोविजनों को देखने पर ये लगता है कि ये प्रोविजन किस प्रकार के प्रोविजन है साथियों, हमारे संविधान के अंदर अंतर्निहित, हमारे संविधान में अंतर्निहित समाजवादी प्रावधान है। किस प्रकार के प्रावधान है, समाजवादी प्रावधान है। जबकि इधर वाले जो अभी हमने मूलभूत संविधान में जो संपत्ति के अधिकार के संबंध में जो प्रोविजन देखे, अगर इनको देखते हैं तो ये किस प्रकार के प्रोविजन है, ये प्रोविजन है साथियों उदारवादी प्रोविजन। किस प्रकार के प्रोविजन है, उदारवादी। क्योंकि यहाँ पे क्या माना जा रहा है, व्यक्ति, संपत्ति के अधिकार में किसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार में किसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, नागरिक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि यहाँ पे किसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यहाँ पे समुदाय की भलाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अधिकार में समुदाय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो विवादों का कारण है, वो विवादों का कारण होने के पीछे का कारण है साथियों उदारवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के बीच में संघर्ष। उदारवादी विचारधारा एवं समाजवादी विचारधारा के बीच में संघर्ष। हमारे अगर संविधान को देखा जाए, हमारे संविधान को देखा जाए तो हमारा जो संविधान है साथियों वो केवल अनुच्छेदों का दस्तावेज मात्र नहीं है। हमारे संविधानों में क्या है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है हमारा संविधान। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो संविधान बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया साथियों, संविधान सभा, जिसको किन्होंने चुना था, भारत की जनता ने। इस संविधान सभा में क्या थे, विभिन्न विचारधाराओं, इस संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले लोगों की उपस्थिति थी। कुछ लोग ऐसे थे जो किस विचारधारा को आगे लेके चल रहे थे, उदारवादी। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो ये मानते थे कि संपत्ति का अधिकार क्या होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। वो किसका अधिकार होना चाहिए, नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। और राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से संपत्ति छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश में जो समाजवादी लोग थे, हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर जो समाजवादी विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, उनका मानना था कि संपत्ति पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। और इस संपत्ति की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, सामूहिक हित, इस संपत्ति की सहायता से हमें क्या करना है, सामूहिक हित की पूर्ति करना है। ऐसा इसलिए, तो फिर इन विरोधाभासी प्रोविजनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जोड़ा गया। एक तरफ उदारवादी प्रोविजन थे, एक तरफ क्या थे साथियों, समाजवादी प्रोविजन थे। ऐसा इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारी जो संविधान सभा है उस संविधान सभा द्वारा जो जितने भी निर्णय लिए गए वो किस आधार पर लिए गए, समायोजन के आधार पर। वो निर्णय किस आधार पर लिए गए, सर्वसहमति के आधार पर लिए गए। इसीलिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये महसूस किया कि दोनों प्रकार के प्रोविजनों को इंक्लूड कर लेते हैं। आगे की जो परिवर्तित भूमिकाएं होगी या जो परिवर्तित परिवेश होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अपने स्वरूप को क्या कर लेगा, अपने स्वरूप में क्या कर लेगा साथियों, बदलाव कर लेगा। अर्थात हमारी जो संसद है वो समय की आवश्यकता को देखते हुए इसके अंदर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, इसमें चेंजेज कर सकती है। अब हम ये देखेंगे
कि फिर हमारी संसद के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का किस प्रकार से प्रयास किया गया, या संपत्ति के अधिकार में बदलाव के लिए किस प्रकार के प्रोविजन किए गए। अब अगर संसद द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रथम प्रयास, कौन सा प्रयास साथियों, प्रथम प्रयास। अब देखो संसद द्वारा, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंदर, मौलिक अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। तो संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में चेंजेस करने के लिए क्या कर सकती है साथियों, संविधान संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन, तो कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है, तो संसद द्वारा किया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। अब देखो इसकी सहायता से क्या प्रोविजन किया जाता है। इसकी सहायता से हमारा जो फंडामेंटल का राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर 2 नए आर्टिकल इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। आर्टिकल 31 का क्लोज ए, कैपिटल ए, और आर्टिकल 31 का क्लोज कैपिटल बी, क्लोज बी। अब देखो इनमें क्या जोड़ दिया जाता है, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसी प्रथम संविधान संशोधन की सहायता से हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूलभूत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, लेकिन जो 9th शेड्यूल है वो 9th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। अब देखो इनके अंदर इन्होंने क्या प्रोविजन जोड़े। देखो संपत्ति की बात चल रही है, तो संपत्ति महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी हो सकती है। महत्वपूर्ण संपत्ति को संसद द्वारा टारगेट किया गया। एक तो जो राज्यों की रियासतें थी उस रियासतों को टारगेट किया गया। उसके अलावा जमींदारों के पास में क्या थी साथियों, जमीन थी, तो जमीन को टारगेट किया गया। इसके अलावा जितने भी जो व्यावसायिक संस्थान हैं उनके पास में क्या थी, व्यावसायिक संस्थान या निजी कंपनियां थी, उसको टारगेट किया गया। इसके अलावा क्या थी साथियों, बड़े बड़े जो घराने थे उनके पास में क्या थी, जो खान थी, जिसके अंदर खनिज और खनिज तेल दोनों पर उनका क्या था, कंट्रोल था। तो संसद के द्वारा मुख्य रूप से इन पर टारगेट किया जाता है। अर्थात अगर आपके पास में मकान है, आपके पास सोना है, संसद ने अभी उसको टारगेट नहीं किया, संसद ने इनको इनके टारगेट करके इन्होंने क्या प्रोविजन जोड़े, इन्होंने ये प्रोविजन जोड़े संसद ने कि राज्यों के पास में जो रियासतें थी उन रियासतों पर एवं जमींदारों के पास में जो जमीनें थी उन जमीनों पर क्या कर लेगा, राज्य अपना स्वामित्व एवं नियंत्रण सुनिश्चित कर लेगा। राज्य क्या कर लेगा, इन दोनों पर अपना स्वामित्व कर लेगा और अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। इसके अलावा जो व्यावसायिक संस्थान हैं, जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन थे या जो प्राइवेट कंपनियां थी, उनके बारे में क्या लिखा गया कि राज्य क्या करेगा, इस पे नियंत्रण करेगा। राज्य क्या करेगा, इन पर नियंत्रण करेगा। तो नियंत्रण किस प्रकार से कर सकता है, या तो उनके प्रबंधन में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, उनसे मैनेजमेंट का अधिकार छीन सकता है, या राज्य क्या कर सकता है, उनके अंदर अपनी शेयरधारिता को बढ़ा सकता है, अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा क्या प्रोविजन जोड़ेंगे कि जो खान है, अर्थात जितनी भी जो फैक्ट्रियाँ थी, जो खान थी, खान के अंदर कौन कौन सी हो सकती है, खनिज वाली हो सकती है और जो खनिज तेल वाली हो सकती है। तो इन पर क्या कर लिया जाएगा, इन पर राज्य अपना स्वामित्व स्थापित कर लेगा या कभी भी इन पर नियंत्रण कर लेगा। क्योंकि साथियों जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के समय बहुत सारी जो खानें थी वो लोगों को क्या दी गई थी, लीज पर दी गई थी। तो राज्य ने ये बोला या संसद ने ये बोला कि कभी भी वो लीज पर जो दी गई थी उनको क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। तो ये तो प्रोविजन जोड़ा गया आर्टिकल 31 के क्लोज ए के अंदर। अब देखो बी के अंदर क्या प्रोविजन जोड़ा गया कि जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया कि जो 9वीं अनुसूची है, इस 9वीं अनुसूची में, इसे 9वीं अनुसूची के अंदर किसी भी प्रकार की विधि को सम्मिलित कर लिया जाता है, किसी भी प्रकार की विधि को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो विधि क्या होगी, वैध होगी। वो विधि क्या होगी, वैध होगी। वो विधि क्या होगी, संवैधानिक होगी। अब वो विधि वैध होगी, संवैधानिक होगी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि न्यायपालिका उस विधि की जांच नहीं कर सकती है। न्यायपालिका क्या नहीं कर सकती है, उस विधि की जांच नहीं कर सकती है। क्या प्रोविजन लिखा गया कि यदि 9वीं अनुसूची के अंदर किसी भी विधि को रख दिया जाता है,
संसद द्वारा या राज्यों की विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रख दिया जाता है तो उस विधि की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। अर्थात संसद ने उन विधियों को क्या प्रदान कर दी, वैधता प्रदान कर दी, उनको संवैधानिकता प्रदान कर दी। जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 13 का जो क्लोज 2 है, वो क्लोज 2 क्या बोल रहा था? क्लोज 2 ये बोल रहा था कि संसद द्वारा इस प्रकार की कोई विधियों का निर्माण नहीं किया जाएगा, या राज्य द्वारा इस प्रकार की कोई भी विधियों का निर्माण नहीं किया जाएगा जो क्या हो, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हो। अगर संसद द्वारा ऐसी विधियों का निर्माण कर दिया जाता है तो उन विधियों को क्या कर दिया जाएगा? न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक करार दिया जाएगा या असंगत करार दिया जाएगा, या उन विधियों को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसकी सहायता से, इस 9 शेड्यूल की सहायता से संसद ने क्या किया साथियों? संसद ने जो न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, उस न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। अब देखो, जब संसद क्या करेगी? संविधान में संशोधन करेगी। तो संसद अगर संविधान में संशोधन करेगी तो हो सकता है कि उस संशोधन को क्या किया जाए? न्यायालय में चुनौती दी जाए। तो अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में इसको किस प्रकार से चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके संबंध में किस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जो किससे जुड़े हुए थे? संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए थे। तो संपत्ति के अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट दिए, कौन से निर्णय दिए, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वाद आता है वो आता है साथियों संपत्ति के अधिकार के संबंध में शंकरी प्रसाद का वाद। शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। अब देखो, शंकरी प्रसाद कौन थे? शंकरी प्रसाद थे साथियों बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के थे। जब भूमि सुधार कानून लाए गए थे बिहार के अंदर, जब भूमि सुधार कानून लाया गया और उस भूमि सुधार कानून को कहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया? उसको 9 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया या 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो शंकरी प्रसाद की वहाँ पे क्या चली गई थी साथियों? जमीन चली गई थी। क्या चली गई थी? जमीन चली गई थी। तो वो अपने संपत्ति के अधिकार के लिए, किसके लिए? संपत्ति के अधिकार के लिए कहाँ पे पूछे? सर्वोच्च न्यायालय पूछे। और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकार के जजमेंट दिए जाते हैं, किस प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो क्या है? संवैधानिक है। वो क्या है? संवैधानिक है या वैध है? उसको क्या बता दिया साथियों? कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया या लेजिटिमेट बता दिया। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि संसद द्वारा अगर न्यायपालिका ने इसको संवैधानिक बता दिया, इसको वैध बता दिया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि संसद के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, उस संपत्ति का अधिकार को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। ऐसा किसने मान लिया? ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुआवजा दिया जा रहा था उसके बारे में क्या किया साथियों? कठोर दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ किया। वो कौन से वाद में अपनाया? तो अगला वाद इसी से जुड़ा हुआ एक और है संपत्ति के अधिकार से, वो है बेला बनर्जी का वाद। बेला बनर्जी का वाद। अब देखो, बेला बनर्जी का वाद ये है 1951 का, ये है 1954 का। अब देखो साथियों, इसमें क्या होता है? जो बेला बनर्जी थे वो थे पश्चिम बंगाल के। कहाँ के थे साथियों? पश्चिम बंगाल के थे। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि जब वर्तमान के बांग्लादेश से जो शरणार्थी भारत के अंदर आ रहे थे, उन शरणार्थियों को निवास के लिए क्या की जा रही थी? जमीन प्रदान की जा रही थी। तो उनको जब जमीन प्रदान की जा रही थी तो उसके लिए बेला बनर्जी की जमीन का क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया था। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल 13(1) का जो क्लोज 2 है वो ये बोलता है कि पब्लिक पर्पज के लिए राज्य क्या कर सकता है? संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे राज्य ने पब्लिक पर्पज के लिए संपत्ति का अधिग्रहण तो किया, लेकिन जो बेला बनर्जी है उनको जो मुआवजा दिया जा रहा था
वो मुआवजा क्या नहीं दिया जा रहा था साथियों, उचित मुआवजा प्रदान नहीं किया जा रहा था, उचित मुआवजा प्रदान नहीं किया जा रहा था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर 10 लाख की ज़मीन थी तो उनको कितना मुआवजा दिया जा रहा था, 10,000 रुपये। 10 लाख की ज़मीन पर कितना मुआवजा दिया जा रहा था, 10,000 का मुआवजा दिया जा रहा था। तो फिर बेला बनर्जी कहाँ पे पूछे, ये भी सुप्रीम कोर्ट पूछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके संदर्भ में क्या निर्णय दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है और संपत्ति के अधिग्रहण के बाद में जो मुआवजा प्रदान किया जाता है, वो मुआवजा क्या होना चाहिए, वो तार्किक, उचित एवं तार्किक होना चाहिए, उचित एवं तार्किक होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, वो मनमाना नहीं होना चाहिए, वो मनमाना नहीं होना चाहिए एवं स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए। अर्थात ये हुआ कि अगर 10 लाख की ज़मीन है तो 9.5 लाख रुपए तक तो उनको देना ही है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की ज़मीन है और राज्य क्या करे, उनको 10,000 रुपये दे दे या 10 रुपये दे दे, ऐसा नहीं कर सकता है। अर्थात राज्य मुआवजा प्रदान करने के अंदर उचित मुआवजा दिया जाएगा या तार्किक मुआवजा दिया जाएगा या तार्किक उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जब बेला बनर्जी का वाद ये आया तो उसके बाद में संसद भी कहाँ चुप बैठने वाला था, तो संसद ने क्या कर दिया साथियों, एक नया और संविधान संशोधन कर दिया। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था, ये था 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था संसद द्वारा किया गया इस वाद के बाद में, वो था 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और उसमें संसद ने ये बोला, संसद ने क्या बोला कि जो मुआवजा है वो मुआवजा किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वो राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। न्यायपालिका मुआवजे का निर्धारण नहीं करेगी। किसके द्वारा किया जाएगा, ये मुआवजा स्टेट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। न्यायपालिका मुआवजे के संदर्भ में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये इसमें हमने क्या देखा कि शंकरी प्रसाद वाद में क्या बोला, उसके बाद में बेला बनर्जी वाद में क्या बोला, और बेला बनर्जी वाद के बाद में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। अब देखो साथियों, उसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार पर किस प्रकार से हमला किया जाता है, या इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार से सीमित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो, जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद में और जब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में जब भारत की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, जब ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तब साथियों ये युवा थी। अब जब ये युवा थी तो इन्होंने क्या किया था, जो कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी के अनेक जो वरिष्ठ जो लीडर थे उनको क्रॉस करके प्रधानमंत्री बनी थी। तो इनके सामने 2 चुनौतियां थी। 2 चुनौतियां ये थी कि एक तो किस प्रकार से पार्टी के अंदर अपने आप को किस प्रकार से मजबूत करे, इसके अलावा देश की जनता के बीच में किस प्रकार से अपने आप को मजबूत किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जनता के बीच में अपने आप को मजबूत लीडर बनाने के लिए या लोकप्रिय लीडर बनाने के लिए क्या किया, लोकप्रिय नीतियों को लेके आगे बढ़ी। अब देखो इन्होंने कौन कौन सी लोकप्रिय नीतियों को लेकर आगे बढ़ी। इसी संदर्भ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भारत की भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसका शासन होता है, बहुमत वर्ग का शासन होता है। और भारत में अगर बहुमत वर्ग की बात की जाए, बहुमत लोगों की बात की जाए तो वो जनता कैसी थी, गरीब थी। वो कैसी जनता थी, गरीब जनता थी। भारत के अंदर क्या थी उस समय क्या अभी भी बहुत ज़्यादा क्या थी साथियों, असमानता थी। इस कंडीशन में इंदिरा गांधी ने क्या किया साथियों, इंदिरा गांधी ने ये किया कि गरीबी हटाओ, क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा लेके आगे बढ़ी। और इसके साथ में इन्होंने क्या किया, जो समाजवादी ब्रांड है, उस समाजवादी ब्रांड को लेके आगे बढ़ती हैं साथियों, समाजवादी ब्रांड को आगे लेके बढ़ती है। इसी संदर्भ में क्या अनेक प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं, या इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अनेक प्रकार के क्या किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है। कौन कौन सी नीतियां बनाई जाती है, कौन कौन से संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो इंदिरा गांधी क्या बोला करती थी कि मैं बोलती हूं कि गरीबी हटाओ, जबकि विपक्ष वाले क्या बोलते हैं कि इंदिरा हटाओ। तो भाई लोगों आप ही बताइए कि हमें गरीबी हटाना है या इंदिरा को हटाना है। तो जनता क्या बोलती थी कि हमें किनको हटाना है,
गरीबी को हटाना है। तो इसी संदर्भ में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन कौन से संविधान संशोधन किए जाते हैं या कौन कौन सी नीतियां लाई जाती हैं। तो इंदिरा गांधी द्वारा क्या कर दिया गया साथियों, जो पृथ्वी पट्स है उस पृथ्वी पट्स के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। इसके तहत क्या किया जाता था, जो राजा महाराजा हैं उन राजा महाराजाओं को क्या दी जा रही थी, जो पेंशन दी जा रही थी उस पेंशन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि जो जनता का पैसा है वो जनता का पैसा किसी विशेष वर्ग के पास में नहीं जाना चाहिए, अपितु उस पैसे का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए जो पृथ्वी पट्स है उसका कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया गया। जो राजा महाराजाओं को जो पेंशन दी जा रही थी इंदिरा गांधी सरकार ने उसको क्या कर दिया साथियों, बंद कर दिया। इसके अलावा बैंकों का क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बैंकों का क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और इसी समय एक 17वां संविधान संशोधन, जो 17वां संविधान संशोधन है वो लाया जाता है और उसकी सहायता से क्या किया जाता है साथियों, जो पंजाब सरकार द्वारा जो भूमि सुधार कानून लाए गए थे उनको कौन सी सूची में डाल दिया जाता है, 9वीं सूची में डाल दिया जाता है। और इसी 17वें जो संविधान संशोधन है उसको जो चुनौती दी जाती है उसको दिया जाता है साथियों गोलकनाथवाद में। कौन से वाद में, गोलकनाथ के वाद में, जिसको हम आगे समझेंगे। अब देखो, ये तो थे जनरल की पृथ्वी पट्स को समाप्त कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और पंजाब में क्या कर दिया इन्होंने, साथियों इन्होंने पंजाब के अंदर क्या कर दिया, भूमि सुधार कानून लेके आ गए। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था वो था साथियों 25वां संविधान संशोधन 1971। अब 25वें संविधान संशोधन 1971 में किस प्रकार के प्रोविजन किए गए, वो प्रोविजन हम देख लेते हैं। इसमें क्या प्रोविजन थे, एक तो देखो साथियों जो आर्टिकल 31 है उसका जो क्लोज 2 है, उस क्लोज 2 में हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि राज्य क्या कर सकता है, पब्लिक पर्पज के लिए, सार्वजनिक हित के लिए जो संपत्ति है उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन अधिग्रहण करने के बाद में वो क्या करेगा, मुआवजा प्रदान करेगा। तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया साथियों, उस मुआवजे शब्द को हटा दिया, जो मुआवजा शब्द था इसको हटा दिया और इसके स्थान पर क्या लिख दिया, राशि वर्ड लिख दिया गया, अर्थात अमाउंट शब्द लिख दिया गया। अब अमाउंट क्या होता है कि अगर 10 लाख की जमीन है तो राज्य अमाउंट निर्धारित करेगा। तो 10 लाख की जमीन पे आपको 10 रुपये भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, 10 लाख भी दे सकता है, वो राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। जबकि मुआवजे में क्या था कि आपको जितना नुकसान हो रहा था उतने नुकसान की भरपाई की जा रही थी। तो एक प्रोविजन तो ये किया। इसके अलावा क्या किया, जो आर्टिकल 31 है उसका क्लोज एक सी जोड़ा गया, और इस सी क्लोज में क्या बोला गया कि यदि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर राज्य किसी प्रकार की विधियां बनाती है, किसी प्रकार के कानून बनाती है, तो क्या कर सकता है राज्य, क्या कर सकता है, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, इनका भी क्या कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है। अर्थात 25वें संविधान संशोधन की सहायता से क्या किया गया, जो डीपीएसपी के ये 2 प्रोविजन हैं, जो डीपीएसपी के ये 2 प्रोविजन हैं, इनको जो फंडामेंटल राइट्स के ये जो 3 प्रोविजन हैं, इन पर क्या कर दी गई साथियों, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। तो संपत्ति का यहाँ पे जो अधिकार था, संपत्ति का जो यहाँ पे अधिकार था कि नागरिक क्या कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित की भी कर सकते हैं और संपत्ति विक्रय भी कर सकते हैं। तो इन 2 आर्टिकलों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्य क्या कर सकता है, इन अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकता है। इस प्रकार से जो 25वां संविधान संशोधन है, उस 25वें संविधान संशोधन की सहायता से जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को कहाँ पे भेज दिया गया साथियों, आईसीयू में भेज दिया गया। अर्थात वो लगभग समाप्त हो चुका था। हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो लगभग समाप्त हो चुका था। इसलिए समाप्त हो चुका था क्योंकि जो ये प्रोविजन थे वो किससे संबंधित थे साथियों, समाजवाद से संबंधित थे। और इसमें ये था कि समुदाय की भलाई के लिए, समुदाय की भलाई के लिए इस संपत्ति का क्या किया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। लोगों से संपत्ति क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है।
तो ये किया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 25वां संविधान संशोधन 1971। उसके बाद में है संपत्ति के अधिकार की भाग 3 से समाप्ति। अब हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार से हमारा जो भाग 3 है उस भाग 3 से निकाल के हमारे संविधान के भाग 12 में जोड़ दिया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया साथियों जो जनता सरकार बनी, वो जनता सरकार 1977 में बनी, उसके द्वारा। तो 1977 में क्या होता है साथियों? जनता दल के नेतृत्व में मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक नया संविधान संशोधन लेके आते हैं। उस संविधान संशोधन का नाम होता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें ये कर दिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार अब क्या नहीं रहेगा? फंडामेंटल राइट्स से नहीं रहेगा। अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, अपितु जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अंदर जो आर्टिकल 300A है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और इसके अंदर क्या प्रोविजन लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार के द्वारा या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात अभी हम जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। राज्य क्या कर सकता है? आपका अधिकार छीन सकता है, लेकिन जब आपका अधिकार छीनेगा तो राज्य ही आपको ये बताएगा कि हम इस विधि के इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपकी संपत्ति को क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। तो अब साथियों जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थात ये अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को अधिकार को अब छीना जाता है, अब अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को छीना जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो लोअर कोर्ट जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? फिर हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन कोई समय में जब संपत्ति का अधिकार किस रूप में था? फंडामेंटल राइट्स के रूप में था। तो उस समय अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता था तो सीधे कहाँ पे पूछते थे साथियों? सीधे सुप्रीम कोर्ट में पूछते थे। इसीलिए शंकरी प्रसाद वाद आया, और इसीलिए कौन सा वाद आया? बेला बनर्जी वाद आया, और इसीलिए कौन सा वाद आया साथियों? गोलकनाथ वाद आया। तो ये है वर्तमान समय में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी की जो स्टोरी हमने जानी है, जो कहानी जानी है, वो हमने इसलिए जानी है कि बहुत सारे जो संविधान संशोधन है हमने वो पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया है कि न्यायपालिका द्वारा कौन कौन से निर्णय इस संबंध में दिए गए हैं। तो अभी आपको ये याद रखना है, एक तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, उसके अलावा कि ये अभी कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। इसके अलावा क्या ये केवल व्यक्तियों को प्राप्त है या नागरिकों को प्राप्त है? तो ध्यान में रखना ये व्यक्तियों को प्राप्त है। अर्थात भारत के अलावा अगर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है तो उसको एक लीगल राइट के रूप में ये संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। अब देखो, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ अवशेष अभी भी भाग 3 में संपत्ति के अधिकार के पड़े हैं। वो कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था संपत्ति के अधिकार के संबंध में, एक तो आर्टिकल 19 का क्लोज 1, उसका सब क्लोज 5, इसको क्या कर दिया गया? यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 31 का क्लोज 1 पढ़ा था, आर्टिकल 31 का क्लोज 2 पढ़ा था, इनको भी क्या कर दिया गया है? यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 31 का क्लोज ए था, आर्टिकल 31 का क्लोज बी था, और आर्टिकल क्लोज 31 का क्लोज जो सी था, ये अभी भी कौन से चैप्टर में पढ़े हुए हैं साथियों? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में लिखे हुए हैं। तो ये अवशेष के रूप में है, इनकी कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। तो किसके रूप में रखे हुए हैं? अवशेष के रूप में रखे हैं। तो ये हमने समझा साथियों संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार में हमने क्या क्या समझा साथियों? कि एक तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है, मूलभूत संविधान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का था? फंडामेंटल राइट्स के रूप में था। लेकिन वर्तमान समय में ये किसके रूप में प्राप्त है? एक लीगल राइट्स के रूप में प्राप्त है, जो भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A के अंदर लिखा हुआ है। और वर्तमान समय में जो ये अधिकार है सभी व्यक्तियों को विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा इस कहानी के दौरान
इस कहानी के दौरान हमने कौन कौन से संविधान संशोधन जाने। एक तो पहला संविधान संशोधन के बारे में हमने देखा, जिसकी सहायता से क्या प्रोविजन किए गए। उसके बाद में 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जाना। उसके अलावा जो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में जाना। इसके अलावा जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने कौन कौन से वाद देखे, हमने ये देखा कि शंकरी प्रसाद का वाद क्या था। उसके अलावा हमने देखा कि जो बेला बनर्जी है, बेला बनर्जी का वाद क्या था। उसके अलावा गोलकनाथ वाद के अंदर क्या किया गया साथियों, जो 17वां संविधान संशोधन था उसको चुनौती दी गई थी। ये वाद देखे अब संपत्ति के अधिकार के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। कि ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो भारत के संविधान है, उस भारत के संविधान में जो प्रॉपर्टी का राइट है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, अभी अभी हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसको समाप्त कर दिया गया। अपितु किस रूप में है, अब ये लीगल राइट के रूप में है। और ये कहाँ पे लिखा है, संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300A में लिखा है। और इसमें ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन में ये लिखा है साथियों कि यह विधिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, लीगल राइट है। ये सही है। देखो अभी हमने देखा कि ये कौन सा राइट है, लीगल राइट है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है अपितु किसी भी व्यक्ति को, यथार्थ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगर भारत के अंदर कोई FDI लेके आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, तो उनके अधिकारों को भी क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में लिखा है कि यह विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट है। ये बात सही है। जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगले वाले भी हम चेक कर लेते हैं। ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से नहीं है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। नहीं, नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ये ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है, ऐसा नहीं है। मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार का अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है कि ये एक लीगल राइट है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, और व्यक्तियों को इन संपत्ति के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि के प्राधिकार यानी विधि की अथॉरिटी से ही वंचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं साथियों कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 2 आपको कथन दे रखे हैं और उन कथन में से आपको क्या करना है, सही कथन बताना है। पहला कथन ये बोल रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, और कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया। तो ये कथन क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। उसके बाद में कारण में क्या लिखा है या स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो इन क्वेश्चन की सहायता से डायरेक्ट रूप से आपको साथियों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो कथन 1 व कथन 2 दोनों ही क्या है, सही है। तो ये हमने इसमें क्या आंसर हो जाएगा साथियों, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने समझा साथियों संपत्ति के अधिकार के बारे में। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। लेकिन मैंने क्लास के शुरू में ही आपको बताया कि फिर भी हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।